कि सर कल 23 फरवरी को हमारा बायोलॉजी का पेपर है। आखिर बायोलॉजी की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे? तो स्टूडेंट आज रात बस ये वीडियो आप देख लो, हम आपको बायोलॉजी में बिना पढ़े 70 में 65 प्लस दिलाएंगे। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको लग रहा है कि मेरे बायोलॉजी की जो तैयारी है ना थोड़ी कम हुई है या बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप 23 फरवरी को दोपहर में 11-12 बजे भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बार जरूर देखकर चले जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के 70 नंबर के पेपर को विथ ट्रिक सॉल्व करना सिखाऊंगा। विथ ट्रिक, अगर मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, बायोलॉजी का पेपर आपके सामने है और उसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है ना या बहुत कम आ रहा है, फिर भी आप कैसे आंसर को बना बना कर लिखोगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे ही पेपर कुछ ही घंटों बचता है, ऐसा ही पेपर मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे कम से कम समय में पढ़कर 70 में 60, 55 प्लस 65 प्लस लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। तो देखो बायोलॉजी का ये पेपर है, पेपर कोड है 316 केडी। इस पूरे पेपर को विथ ट्रिक हम सॉल्व करना सीखेंगे और कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। भैया नोट दिया गया है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो वहां पे आपको नामांकित रेखा चित्र भी बनाना है। मतलब भाई बायोलॉजी है तो कहीं कहीं फिगर भी बनाना पड़ता है। अब विथ ट्रिक फिगर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बायोलॉजी की बात करें ना भैया, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। भैया मान लो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आ रहा है तो विथ ट्रिक इसका आंसर कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लेना, बस वीडियो को लाइक कर देना भैया। हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 10,000 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट पहुंचाओ आप लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना बायो का पेपर, तो अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर आ रहा है तब तो उसको लिखना पहले। अगर नहीं आ रहा है भैया तो तुक्का मत मारना, उसको छोड़े रहना। कभी कभी हेल्प हो जाती है भैया, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया जाता है। तो ऐसा ना हो पहले ही आप गलत लिख दें, ये काम मत करना। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो उसको मत लिखना। जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा बिल्कुल या थोड़ा बहुत आ रहा होगा, पहले उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से चेक करता है। तो देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी मैं ट्रिक बता देता हूं। मान लो कि आपको नहीं पता है, किसी ने बताया भी नहीं, तब क्या करोगे? देखो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखो का वाला क्वेश्चन है, बेली सनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? बताओ, बेली सनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा? भैया सबसे स्पेशल और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, मैंने आपको ट्रिक बताया था भैया, ज्यादातर चांसेस होते हैं सेकंड ऑप्शन के 40%, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के चांसेस 30% होते हैं, थर्ड ऑप्शन के चांसेस 20% होते हैं और फोर्थ ऑप्शन के चांसेस जो हैं 10% होते हैं सही होने के। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है। मैंने पीछे के जो पेपर्स है ना उनमें मैंने देखा है भैया ना कि सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही होता है, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला ऑप्शन हो गया तो ज्यादातर वो सही होता है। अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन आ जाता है तो वो भी सही होता है, इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो वेलिसिनेरिया के पौधे में परागण जो है जल द्वारा होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ और इसके चांसेस 30% है, ठीक है। सेकंड खा देखो, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतया होता है कितने दिनों का? महिलाओं में आवर्त चक्र जो है कितने
कितने दिनों का होता है भैया? अब लेडीज को तो पता होगा, जेंट्स को भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके चैप्टर में ये दिया गया है, ठीक है। तो 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, 17 दिनों का। भाई नहीं आ रहा है आंसर ना, तो सोच लेना सर जी ने ट्रिक बताया था, सेकंड ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। तो देखो यहां पे सेकंड सही है, 28 से 29 दिनों का चक्र होता है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से समझते चलो, बस गा वाला। एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब एमआरएनए की सहायता से जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट है अनुवादीकरण, सेकंड है अनुलेखन, थर्ड है प्रतीप अनुलेखन, फोर्थ है प्रतिलिपिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा अनुवादीकरण। फर्स्ट ऑप्शन बी 30% चांसेस होते हैं। तो ऐसा एक ट्रिक होता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए, थोड़ा बहुत वो देखो, जो रियल आंसर होता है वो रियल होता है। आप ट्रिक लगाओगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहेगा यार, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मैंने बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो बना रखा है, YouTube पे सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है, जाकर देख लेना, ठीक है। घा विडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच के लिए उपयोग किया जाता है? न्यूमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट जो है ना, टाइफाइड के लिए करा जाता है। किसी को अगर टाइफाइड होता है या डॉक्टर को लगता है कि इसमें टाइफाइड के लक्षण है ना, तो वो कहते हैं विडाल टेस्ट कराओ भाई, ठीक है। तो देखो 4 ही क्वेश्चन होते हैं। अब 4 क्वेश्चन में मैं कौन सा ट्रिक बता दूं? हिंदी में मैंने बताया था सारे बच्चे भैया फोड़ के आए हैं, इंग्लिश में भी सारे बच्चे 100 में 100 करके आए विथ ट्रिक। अब बायोलॉजी में देखो ऑब्जेक्टिव में 4 ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी ट्रिक लगा देना काम हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुछ बच्चे जो एग्जाम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि सर जी क्या होगा। इतने से बात को इतना नहीं बनाना, आपको बहाने नहीं बनाना है, सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ पढ़ाई करो। जितना समय है क्वेश्चंस को पढ़ो, जब नहीं आएगा ना तो शुभम सर आपके साथ हैं, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। तो देखो दूसरे का अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग के नाम लिखिए। अब अगर आपको आंसर नहीं पता है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अतलग उत्तरीय प्रश्न है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? अवशेषी अंग नाम से यह स्पष्ट है, अवशेष मतलब ऐसे अंग, अवशेष का मतलब बचा हुआ, तो ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन उनका उपयोग ना होने पर वो धीरे धीरे लुप्त हो गए या अवशेष के रूप में बचे हैं, वही अवशेषी अंग होते हैं। मतलब थोड़ा दिमाग लगाना, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कार डाल देना, अवशेषी अंग हेडिंग डाल देना, अपने तरीके से आंसर लिखना और बीच में जब आंसर लिखना तो ऐसे लिख देना, अवशेषी अंग कहलाते हैं। कुछ ऐसा ही ट्रिक काम करता है मेरे भाई, जैसे इसका सही आंसर तो यहां पे दिया गया, देखो ये अवशेषी अंग, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कृमि रूप प्रशेषिका, पुच्छ, कशेरुका, यही अवशेषी अंग है, ठीक है। तो मैं सही आंसर भी आपको थोड़ा बता दे रहा हूं, बाकी आप हेडिंग डाल के बना बनाकर लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, खा वाला क्वेश्चन देखो, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ बताइए। बायोगैस क्या होता है? थोड़ा हेडिंग डालोगे बायोगैस, अब कुछ गैसों के नाम जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड आप चीजें लिखो कि ये सब जो है बायोगैस के अंतर्गत आते हैं। बस आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर की तरह लिखना है, बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे हमने बायोगैस लिख दिया थोड़ा बहुत। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मेथेन मुख्यतः शामिल है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। भैया 1 नंबर कंप्लीट। आपको अगर नहीं आ रहा है बायोगैस हेडिंग डालो, थोड़ा बहुत उसमें गैसों के नाम लिखो, 2-4 लिख देना, इसे बायोगैस कहते हैं, काम खत्म। थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी चीजें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो 1-1 नंबर का ट्रिक बता रहा हूं, अभी 2 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस तो बाकी हैं। धैर्य रखो, सब मिलेगा। गा वाला देखो भैया, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हां तो क्यों? मतलब क्या विद्यालयों में जो सेक्सुअल रिलेटेड चीजें होती हैं वो आवश्यक है? अगर हां तो क्यों? मतलब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है भाई, कि जब हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, थोड़ा बहुत उस सारी चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आवश्यक है। आप इसको बना बना के बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि हां विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, ताकि जो छात्र हैं वो अपने आगे आने वाले जो चीजें हैं उसके बारे में
समझ सके, जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं उसके बारे में समझ सके। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर कुछ ऐसे मैं बता दे रहा हूं। साथ साथ देखो, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियों व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने की सब में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी भी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। बस इतना लिख दो भाई, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको बना बना के लिखना है। टेंशन नहीं लेना भाई। आप 2025 वाले बच्चों से अगर मिलोगे ना, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ आता नहीं था, एक दिन में उन्होंने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बाकी हमारा ट्रिक जाकर उन्होंने अप्लाई कर दिया। भैया बल्ले बल्ले है, फिर एंजॉय करो लाइफ। ठीक है, घा वाला, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ की पारस्परिक क्रिया का वर्णन करो। अरे भैया क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसे लिख दो, आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ब्लू पेन से लिखना, थोड़ा ऐसे लिखो ना कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए कि आपने कैसा आंसर लिखा है। और हो सके तो भैया स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना, स्टार्टिंग के पेजेस में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से चेक करता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन है वो ये तय करेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होगा कॉपी चेक करने के साथ। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखो, बाकी सही आंसर ये होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लो यहां पे आंसर। आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ और ना ही हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड पौधे को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई भी लाभ नहीं होता। बस हो गया भाई, थोड़ा बहुत लिख दोगे ऐसे बना के नंबर मिला है। कुछ भी नहीं लिखोगे, मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है भाई। कुछ नहीं लिखोगे क्या मिलेगा? जीरो। अगर लिख दोगे नंबर मिलेगा। मेहनत का फल जो है जरूर मिलता है, ये मेरा समझना है। ठीक है, कुछ भी करो। अंगा नंबर, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा डालो, राष्ट्रीय उद्यान हेडिंग डालो। जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है लिखो हिंदी में, बीच में लिख देना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और ऐसे लिख देना किसी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम, जो भी आपके आप मन में आए, हेले राष्ट्रीय उद्यान या जो भी आ रहा है लिख दो। ऐसा ट्रिक होता है मेरे भाई। तो ऐसे अंगा नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये देखो, राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भाई ट्रिक लगा दिया ना, 1 नंबर फिक्स। 5 के 5 नंबर फिक्स। लेकिन भाई हमें छोटे मोटे क्वेश्चंस पर ध्यान तो देना है, लेकिन हमारे 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले जो महारथी बैठे हैं ना, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनको छोड़ ही नहीं सकते। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट जो है वो 2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर देकर जाएगा। भाई ट्रिक लगाना, ट्रिक हर एक काम में लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम देता है भगवान तो उसका सॉल्यूशन भी देता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आपके लिए सॉल्यूशन है ऑलरेडी, रास्ते हैं अभी पास होने के। तीसरे का कहा, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी की। जैव विकास का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हेडिंग डालो, हेडिंग डाल के लिखो डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। फिर आपको जैव विकास से रिलेटेड चीजें जो आ रही है कि भाई डार्विन जी ने बताया कि जो नियम है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा तभी आगे काम बढ़ेगा। मतलब थोड़ा जैव विकास के संबंध में आप ऐसे लिख देना, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है एक प्यारा सा हेडिंग डालना और ऐसे आपको आंसर लिख देना है। बस ये ऐसा लगे ना, ऐसा लगे एग्जामिनर को कि भाई आंसर में कहीं भी गलती नहीं है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक वर्णवाद, चयनवाद, जब आंसर लिखना इन सब वर्ड्स को यूज कर देना और हेडिंग अच्छे से डालना। उसके अंदर जो भी चीजें लिख रहे हो थोड़ा साफ सफाई से लिखना, देखना नंबर जो है मिल जाएगा। आराम से एकदम बेफिक्र होकर भाई, जब तक है हम नो टेंशन। चलो ऐसे खा वाला क्वेश्चन देखो, देखते चलो। खा वाला, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोगों से बचना है तो कौन कौन से उपाय उसको अपनाने चाहिए? भाई सबको पता है कि अगर यौन संचारित रोगों से बचना है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए चीजों से। जैसे किसी से भी संबंध बनाते हैं तो थोड़ा जो भी चीजें हैं उसके लिए, जैसे कॉन्डम का यूज करना चाहिए
और भी सारी चीजें ऐसे आप बना बना कर लिख सकते हो। शर्माओ मत बेटा, एग्जाम आपका है, लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो ये यौन संचारित रोग यानी कि यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए ये सब उपाय अपनाने चाहिए। मतलब सहवास के दौरान कंडोम का यूज करें, समलैंगिकता से दूर रहें, परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, वेश्यावृत्ति से दूर रहें, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। बस यही सब है मेरे भाई, इतना दिमाग आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखते चलो। घा वाला क्वेश्चन, अग्गा वाला, इंटरफेरॉन्स क्या है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व तो समझाइए। इंटरफेरॉन मतलब इंटरफियर करना, रोकना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि इंटरफेरॉन है मतलब इंटरफियर कर रहा है कोई चीज। बस हो गया आंसर। एक बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग डालना और इंटरफेरॉन्स करके जो भी आपकी चीज, देखो ऐसे हेडिंग डालना है, एक इंटरफेरॉन, ठीक है। आपके दिमाग में जो चीजें आ रही है इंटरफेरॉन से रिलेटेड लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है, और प्रयास करो कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, सारे क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। भले ही थोड़ा गलत सही मुझे लिखना पड़े, लेकिन हां मुझे आंसर देना है। भले ही मुझे लॉन्ग क्वेश्चन को ही उठाकर ब्लू पेन से लिखना पड़े, लेकिन हां मुझे क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे इंटरफेरॉन समझ लेना। बाकी ये पेपर पूरा मैं सॉल्व करा चुका हूं ऑलरेडी भाई, जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार वही चीज। घा वाला देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। पहले तो आप हेडिंग डालो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीव। अब यही सूक्ष्म जीव उठाकर लिख दो, देखो नीचे होगा, ये देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, जैसे राइजोबियम है और एजेटोबैक्टर है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना। तो ऐसे आप 2-3 जीव का नाम तो लिख ही सकते हो ना मेरे भाई। ऐसे कुछ करके लिखना, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है, ठीक है। बस चीजों को समझो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बनाकर लिखो। आप खुद एक राइटर हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आंसर तो बहुत छोटी बात है, आप बुक लिख सकते हो मेरे भाई। चलो गंगा वाला, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए भैया। पारजीनी जंतु ऐसे जंतु जिनके डीएनए में रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। ओके चलो भैया आंसर लिख देते हैं, फिर हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। कहां पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। आऊंगा पारजीनी जंतु ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। जैसे डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी आदि। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। बस ऐसे लिख देना, और जब भी डेफिनेशन लिखना ना बना के बीच में ऐसे जरूर लिखना है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं या पारजीनी जंतु कहते हैं। ये सब ट्रिक अपनाओ, जाकर छाप के आओ, और 5 क्वेश्चन यहां पर हमारे हो चुके हैं, 10 नंबर लेकर जाओ। टेंशन मत लेना मेरे भाई, लिखना है आपको। और एक चीज मैं और कहूंगा, जितना समय आपके पास बचा है ना, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जो आपको लग रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 स्टार वाले क्वेश्चंस है ना, उनको पढ़ लो मेरे भाई, बार बार पछताना ना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 3 नंबर भैया सबसे ज्यादा नंबर के 12 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के 36 नंबर। अरे इसको नहीं पढ़ा भाई तो क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो सबसे पहले मानव स्वास्थ्य एवं रोग का क्वेश्चन है। चौथे का अमीबिया पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का डालो, अमीबिया पेचिस हेडिंग डालो। आप थोड़ा बहुत लिख दो कि किसके कारण ये होता है, थोड़ा ऐसे लक्षण बता दो। लक्षण में क्या होगा, बुखार, सिर दर्द, नींद न लगना, कमजोरी, यही सब लक्षण लिख दो, काम खत्म। उपचार थोड़ा सा लिख दो। बाकी ये अमीबियासिस के बारे में मैंने थोड़ा बताया था आपको। अभी ये पूरा पेपर मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन आज ट्रिक की बारी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे कुछ करके इसको लिख देना। पहले लिखना क्या होता है, रोकथाम कैसे करेंगे, मतलब भोजन को अच्छी से पकाकर खाएं। थोड़ा हेडिंग डाल डाल के अगर चीजों को लिखोगे ना, सही हो या ना हो, लेकिन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। मेहनत का फल मिलता है मेरे भाई, ठीक है। ये ऐसे कर देना, बस हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसे समझो थोड़ा थोड़ा। खा वाला, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन, उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, पहले तो ये पूरी लाइन आंसर में लिखो, फिर आप 2, 4, 10 लाइन बाहर से थोड़ा अपने दिमाग से लिखो कि कैसे नाइट्रोजन का, कैसे उर्वरक का यूज किया जाता है, कैसे खाद का यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत अपनी किसानी वाली चीजें मिक्स कर दो, नंबर मिल जाएगा। गा रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बायोलॉजी के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता रखे हैं, नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना, उनमें से जितने टॉपिक आप पढ़ सको पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या है भाई? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा गया। ये देखो, विश्व स्वास्थ्य संघ, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ भी कहा जाता है, उसके अध्ययन से इतना ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। भैया इसमें संकटग्रस्त जीवों की एक लिस्ट बनाई गई है, थोड़ा दिमाग लगाओ काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन 4 लाइन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आधा पेज में या थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हो, 1 पेज में भी लिख सकते हो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 से 1.5 पेज या 2 पेज में आप लिखिएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आए। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 से ज्यादा पेजेस में लिखना है। यह चीज भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको देकर 2 पेज में छाप रहे हो, भाई क्या फायदा मिलेगा। और हो सके तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले शूट करना, पहले उसको टारगेट करना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ये मैं बोल रहा हूं, अरे मैंने ये रिकॉर्ड बोल रहा है। चलो अगला देखो, घा बीटी कपास कीट प्रतिरोधक होता है, क्यों? तो लिख दो बीटी कपास के बारे में, कपास की खेती थोड़ा बहुत देखो, आपको हेडिंग अच्छे से डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या साफ साफ लिखना है, उसमें ब्लू पेन से आपको सिर्फ लिखते चले जाना, थोड़ा साफ सुथरे राइटिंग में। ले भैया बीटी कपास के बारे में डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। अब कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी में अंतर और टिप्पणी जरूर पढ़ लेना, जैसे डीएनए आरएनए में अंतर, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, उपार्जित प्रतिरक्षा तथा, ऐसे आपको अंतर दिया जाता है, साथ में आपको टिप्पणी भी दी जाती है, सहजीवन, सहभोजिता, प्रतिस्पर्धा, ऐसे ऐसे टिप्पणियां आती है मेरे भाई, ये जरूर तैयार कर लेना। और डीएनए और आरएनए में अंतर तो भूलना मत, ऐसे एक लिस्ट बना लेना बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, इधर डीएनए और इधर आरएनए। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख दो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन पाया जाता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए एक कुंडलित संरचना होती है। भाई 3 अंतर तो मैंने ही बता दिए, बहुत आसान है, 1 2 3 करके लिख देना, काम खत्म है मेरे भाई। तो यहां पे देखो 5 क्वेश्चन मैंने ले लिए थे, लेकिन क्वेश्चन 4 ही रहेंगे, तो 3 नंबर के 12 नंबर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हटा दीजिएगा यहां से, कोई भी, जैसे इसको हटा दो मान लो, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन 3 बार रहेंगे। चलो आगे देखते हैं, ये आंसर मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा था, मैंने बताया अभी। अब देखो फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ये देखो 5वें का पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो। भाई गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, चित्र के साथ वर्णन करना है। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट चैप्टर में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, सेकंड में शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ये सब टॉपिक अगर छोड़ा भाई तो लाइफ झिंगा लाला। तो यहां पे क्या करना है आपको, चित्र उत्र ऐसे कुछ बनाना है। देखो ये स्टाइल थोड़ा मतलब ऐसे, ये बन गया हमारा थोड़ा बहुत चित्र, थोड़ा उसके बारे में मेंशन कर दो अगर आंसर नहीं आ रहा। ऐसे आपको रिएक्ट करना है मेरे भाई ना, जैसे किसी टॉपर की कॉपी हो, अंदर क्या लिखा है दैट्स नॉट मैटर, आपने कितना लिखा ये मैटर करता है, लेकिन अच्छे से लिखोगे। देखो सही आंसर जो होता है उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है भाई, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सही आंसर लिखोगे, आपके अंदर ये रहेगा, अरे यार एकदम क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है सही, तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस को पढ़ो, ये तो मैं भी कह रहा हूं, ठीक है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं, क्यों? तो सबसे पहले तो आंसर में यही लाइन लिखना है कि जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच की दूरी इतनी होती है। बस अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। दूसरा, पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे भी इसमें भी दिमाग लगाओ। पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें टैंक को फुल किया जाता है, टैंक में ये भरा जाता है, कुछ रसायन का नाम लिख दो, काम हो गया, ठीक है। 3 नंबर कंप्लीट। गा वाला देखो भैया, अब सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ऐसे लिखने से क्या नंबर मिलेंगे? भाई अगर आपको नहीं आएगा कुछ तो क्या करोगे, खाली छोड़ के आओगे? नहीं, लिखना है। और बाकी तो मैं कहता ही रहता हूं कि आप लोग पढ़ो, जो चीजें आप जेन्युइन लिखोगे ना, जो चीजें आप एकदम पढ़ के लिखोगे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और जो चीजें बना कर लिखोगे उसमें आप हमेशा डाउट में रहोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कि सर क्या होगा, ठीक है। चलो गा
भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई ऐसे कुछ भ्रूण कोश का कुछ चित्र बनाओ, थोड़ा बहुत इसमें दर्शा दो, ये है ऐसा लिख दो, काम खत्म। घा टीकाकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसकी विधि बताइए। टीकाकरण हेडिंग डालो। भाई वैक्सीन आपने लगवाया था कोरोना में कि नहीं लगवाया था, ठीक है, वही टीकाकरण लिख दो कि जब कोई महामारी फैलती है तो उसको संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण मतलब ऐसी चीजें आप बनाकर लिख सकते हो, ये आपका टैलेंट है। आप ऐसे लिख दोगे नंबर मिलेगा। मैंने खुद किया था ऐसे, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन भाई मैंने पढ़ा था, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ता था अच्छे से। तो 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि एग्जाम है, कोई पहाड़ नहीं है जो हमें उठाना है, लिख के तो आएंगे ही आएंगे। जब हिंदी और इंग्लिश का चला गया तो बायोलॉजी क्या चीज है, 6 का अनुकूली विकिरण क्या है, इसके लिए किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अनुकूली विकिरण हेडिंग डालो। जैव विकास का क्वेश्चन है, थोड़ा विकिरण के बारे में, अनुकूलन के बारे में लिखो, काम खत्म। खा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्यों, ऐसे एक पिरामिड बनाओ ऊर्जा का, ठीक है, 2-3 ऐसे बना दो, कुछ इसमें चीजें लिख दो, काम खत्म है। गा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की, अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग डालो, लिखो कि जो चीजें पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होती है वो अपूर्ण प्रभाविता है। ऐसी चीजें तो आप लिख सकते हो करके ना। बाकी आप लोग ये जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे भाई, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो। घा आनुवंशिक कोड क्या है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। जेनेटिक कोड मैं बार बार कहता हूं जरूर पढ़ लो, जो मैंने बताया था AUG, UAG, UAA, ये सब जेनेटिक कोड्स होते हैं भाई, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना कि मैं लफ्जों में कैसे बयां करूं। बाकी आप इसको भी आनुवंशिक कोड हेडिंग डालना, लिखना कि ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक कोड जो है AUG है, ऐसी चीजें आप लिखना, काम हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन यहां पर भी 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर ले जाओ भैया, 15 के 15। चलो 7वां, पारितंत्र के जैविक घटकों के अंतर संबंधों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोलते हैं, पारितंत्र हेडिंग डालो, उसको थोड़ा सा लिखो। फिर आप लिखो पारितंत्र के जैविक घटक, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। ऐसे आप 2-3 हेडिंग्स डाल के ना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, और 2-3 पेज में मिनिमम लिखना, देखना नंबर मिलेगा। अथवा लगाए नहीं पता तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में से एक ही करना है, कोई भी आप लिख दो, बनाकर ही तो लिखना। 8वां, प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। नहीं पता तो अथवा लगा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार, जैव उर्वरक। तो वाहित मल उपचार मैंने बताया ही था कि वाहित मल क्या होता है। ठीक है, प्रतिदिन नगरों और शहरों में जो व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसका मेन घटक मनुष्य का मलमूत्र है, वही तो मेरे भाई वाहित मल है, सीवेज। थोड़ा सा उसको लिखो उसके बारे में। अब उर्वरक, जैव उर्वरक क्या है, ऐसे उर्वरक जिनका यूज हम फसलों की उर्वरता को बढ़ाने में, उसकी उपज को बढ़ाने में करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे ही लिख सकते हो बना के, काम खत्म। ठीक है, 2-3 पेजेस में हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 9 नंबर, मानव सहित सभी जीवों के लिए विकास एक सतत प्रक्रिया, स्पष्ट कीजिए। नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई। विकास के सिद्धांतों के संबंध में लामार्क एवं डार्विन के योगदान की विवेचना कीजिए। भाई विकास के संबंध में हेडिंग कैसे डालना है, देखो ध्यान से। विकास के संबंध में लामार्क का योगदान, उसमें आपने लिखा 1 पेज पूरा। ठीक है, जो चीजें आपको विकास से रिलेटेड आ रही हैं, कि डार्विन ने बताया कि जो चीजें आप यूज नहीं करेंगे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जैसे सांप जो हैं वो अपने पैरों को ज्यादा चलने के लिए यूज नहीं करते थे, बिल में रहते थे तो वो रेंग कर चलते थे, तो उनके पैर धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें। बाकी बतख जो है अपने उसके लिए मतलब खोज के लिए, खाने की खोज के लिए पानी में ज्यादातर जाया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने यूज करना बंद कर दिया पैर। तो ऐसी चीजें। ठीक है, बाकी लामार्क, डार्विन का योगदान ऐसे लिख देना जो भी आपको आ रहा है, बस हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर तो हमारा पूरे 70 नंबर का यहां पर फिनिश होगा, लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है ना कि जब भी एग्जाम देने जाओ आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखो। चाहे थोड़ा गलत रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर हमें जरूर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल के लिखे रहोगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है, कोई बता भी नहीं रहा, तो हमारा ट्रिक लगा देना। आते लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको बना बनाकर कैसे लिखना, वो चीजें मैंने बता दी। थोड़ा क्वेश्चन का वर्ड्स उसमें यूज कर देना। स्टार्टिंग के पेजेस में हो सके तो अगर आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लिखो। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखकर जाना। बाकी हमारा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है कि आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा जाए। तो वीडियो कैसा लगा आज का, वीडियो पसंद आया वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं, फिर मिलेगा आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।